एपिसोड की शुरुआत के अंदर हम दो लोगों को बर्फ के अंदर देख पाते हैं और इन दोनों के अंदर से एक का नाम है तोलका। तोलका यहाँ पर अपनी मास्टर के साथ है और ये दोनों ही हंटर्स हैं। तोलका अपनी मास्टर के कहने पर एक फॉक्स को मार गिराता है। तोलका की मास्टर उससे पूछने लगती है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी हो? जिस पर तोलका कहने लगता है कि उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। तोलका की मास्टर फिर से उससे 3 बार यही सवाल करती है, लेकिन तोलका तीनों बारी ना करते हुए ही जवाब देता है। तोलका की मास्टर अब उसे एक फोटो दिखाने लगती है और ये हमारे डेंजी की थी। तोलका की मास्टर कहने लगती है कि इस बार हमें एक 16 साल के बच्चे को मारना है और उसका दिल चुराने के साथ ही हम लोगों को उसका दिल हमारे देश के अंदर लाना होगा। और तोलका भी इस टास्क को करने के लिए मान जाता है। तोलका की मास्टर उसे बताने लगती है कि अगर वो ये काम कर ले तो इसके बाद वो रिटायर भी हो सकता है। तोलका अपनी मास्टर से कहने लगता है कि हम लोगों को हमारी जिंदगी को काफी अच्छी तरीके के साथ एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि किसी वजह से वो अब 6 महीने के अंदर ही मारी जाने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को चाइना का एक बहुत बड़ा डेविल हंटर दिखाया जाता है और इस डेविल हंटर का नाम है कॉन्गसी। और कॉन्गसी यहाँ पर अपने पालतू डेविल्स के साथ मजे कर रहा था। तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है और कॉन्गसी को डेंजी के बारे में सब कुछ बताने लगता है। और कॉन्गसी कहती है कि बदले में मुझे अपनी डेविल्स के लिए सारे अधिकार चाहिए। और तभी माकीमा के पास न्यूज आ जाती है कि कॉन्गसी जापान में आने वाली है। कॉन्गसी का नाम सुनने के साथ ही माकीमा काफी ज्यादा टेंशन के अंदर आ जाती है, लेकिन कॉन्गसी के अलावा भी माकीमा को किसी और से काफी ज्यादा डर था और वो था जर्मनी का सेंटा क्लॉज। किसी भी माकीमा को बताने लगता है कि सेंटा क्लॉज तो अफवाह के हिसाब से मारा जा चुका है, लेकिन अगर वो जिंदा हुआ तो वो यहाँ पर डेंजी को मारने के लिए जरूर आने वाला है। और अगले सीन के अंदर हम लोग जर्मनी के अंदर एक बूढ़े आदमी को देख पाते हैं जो कि गार्डन में बैठ के आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। और तभी एक सोल्जर उसके पास आकर बैठ जाता है। वो बूढ़े आदमी से कहने लगता है कि इस बार क्रिसमस काफी जल्दी आ गया। और वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि इस बार प्रेजेंट किसको देना है। और दरअसल में ये बूढ़ा आदमी ही सेंटा क्लॉज था। वो सोल्जर अब सेंटा क्लॉज से कहने लगता है कि इस बार तुम्हें जापान में जाकर एक चेनसॉ डेविल को पकड़ कर लाना है और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हें इस काम की मुंह मांगी कीमत मिलेगी। लेकिन तभी सेंटा क्लॉज 4 बच्चे मांगता है। वो सोल्जर सेंटा से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें बच्चों की क्या जरूरत है, जिस पर सेंटा बताता है कि 3 सैक्रिफाइस के लिए और 1 मेरी खुशी के लिए। और इसी चीज के साथ इन लोगों की डील फाइनल हो जाती है। इस सब के चलते हम लोग डेंजी को देख पाते हैं जो कि कमरे में लेटा हुआ सोच रहा था कि आखिर सभी लोगों को मेरा दिल क्यों चाहिए, मेरा पोचीटा का और चेनसॉ डेविल का आखिर क्या क्या लेना देना है। और डेंजी को सबसे ज्यादा जो बात खा रही थी वो ये थी कि आखिर वो माकीमा के साथ ट्रिप पर कब जा पाएगा। डेंजी की ये बात आकी भी सुन लेता है और तभी वो वहाँ पर आने के साथ ही डेंजी के ऊपर बैठ जाता है। और डेंजी आकी को बताने लगता है कि मैं कोई बैठने की जगह नहीं हूँ। आकी यहाँ पर डेंजी को हिम्मत देने लगता है। आकी कहता है कि जो कोई भी तुम्हारे पीछे आता है हम लोगों ने अगर उन्हें खत्म कर दिया तो तुम आराम से ट्रिप पर जा पाओगे। और डेंजी भी सोचने लगता है कि हाँ, ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। अगले सीन के अंदर हम डेंजी और पावर को देखते हैं जो कि नदी किनारे एक बत्तख को देख रहे थे। और पावर कहने लगती है क्या वो उस बत्तख को खा सकती है। और ये चीज सुनने के साथ ही डेंजी का राइस बॉल जमीन पर गिर जाता है और डेंजी अब उस जमीन पर पड़े हुए राइस बॉल को उठाकर ही खाने लगता है। और तभी उस जगह पर डेंजी का नया बॉडीगार्ड आ जाता है जिसका नाम था कुसाकाबे। कुसाकाबे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर अब काफी ज्यादा बैक्टीरिया आ चुका होगा। लेकिन डेंजी कुसाकाबे की बात कहाँ मानने वाला था, वो तो उस राइस बॉल को उठाकर खा जाता है। आखिर एक समय पर तो वो कचरे के डिब्बे में से खाना निकाल कर खाया करता था। और हम इस जगह पर डेंजी के 3 बॉडीगार्ड्स को देख पाते हैं। ये तीनों ही किसी की भी पर्सनल सिक्योरिटी के अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे। इनमें से पहले का नाम था कुसाकाबे, दूसरे का तमाकी और तीसरे का नाम योशिदा। और तभी वहाँ पर माकीमा आ जाती है जो कि बताने लगती है कि उसने 3 लोगों को और भी हायर किया है। और ये बात सुनने के साथ ही डेंजी माकीमा से कहने लगता है कि ये मैटर तो काफी ज्यादा सीरियस लगता है। और कुसाकाबे बताने लगता है कि मिस्टर सुबारू भी क्योटो से निकल चुके हैं। वैसे तो वो काफी ज्यादा बिजी रहते हैं लेकिन हम लोगों ने उन्हें भी बुला लिया है। और अगले सीन के अंदर हम लोग टेंडो और सुबारू को देख पाते हैं। ये लोग रास्ते में बात कर रहे थे कि पब्लिक सेफ्टी वाले डेंजी को कमरे के अंदर बंद क्यों नहीं कर देते। और सुबारू बताने लगता है कि डेविल्स की सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा होती है और अगर हम लोगों ने डेंजी को छुपाना चाहा तो उन लोगों का काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये लोग अपनी टोक्यो तक पहुंचने की जर्नी फिर से शुरू कर देते हैं। और रास्ते में एक ट्रैप में फंस जाने की वजह से इन लोगों की गाड़ी पंचर हो जाती है, जिसके चलते ये लोग अपनी गाड़ी को संभाल नहीं पाते और इनकी गाड़ी आगे जाने के साथ ही ठुक जाती है। और इसी के चलते गाड़ी के अंदर 3 बंदूकें घुस जाती है और वो तीनों लोग इन तीनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वो तीनों अमेरिकी भाई थे। उन तीनों भाइयों ने इन बाकी के लोगों को मार दिया था, जिसके चलते ये लोग इन हंटर्स की लाश ठिकाने लगाने लगते हैं। सबसे बड़ा भाई एल्डो से पूछने लगता है कि आखिर अब उसे कैसा महसूस हो रहा है। एल्डो बताने लगता है कि उसे ज्यादा बुरा नहीं लग रहा, वो ठीक ठीक महसूस कर रहा है। और अचानक से कोने में जाने के साथ ही वो उल्टी करने लगता है।
दरअसल में इन तीनों में से सबसे ज्यादा कमजोर एल्डो ही था और अब हमें मालूम चलता है कि इन लोगों ने स्किन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, जिस वजह से ये तीनों ही अपना हुलिया उन 3 हंटर्स की तरह बना लेते हैं। और इस सब के बाद ये लोग अपना अमेरिकन एक्सेंट भी जापानीज एक्सेंट के अंदर बदल देते हैं, जिसके चलते ये लोग डेंजी को मारने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। इस सब के चलते हम लोग डेंजी को देख पाते हैं, जो कि एक बर्गर शॉप में बैठकर आराम से बर्गर खा रहा था। पावर कहने लगती है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तभी बाकी के लोग उसे खाना खाने के लिए फोर्स करने लगते हैं। वो सभी बॉडीगार्ड्स उससे कहने लगते हैं कि सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है और आखिर में डेंजी पावर के मुंह के अंदर सब कुछ ठूस देता है। पावर कहने लगती है इस सब का टेस्ट तो काफी ज्यादा बेकार है। पावर को यहाँ पर उल्टी आने लगती है और वो डेंजी से कहने लगती है कि वो उसकी उल्टी भी खा ले। और डेंजी कहने लगता है हिमेनो के बाद वो ये गलती नहीं करने वाला, लेकिन पावर डेंजी से कहने लगती है कि मेरी उल्टी काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन डेंजी कहने लगता है उसे ये शर्त तभी मंजूर है जब पावर उसे 10,000 येन दे। और हम लोग देख पाते हैं कि तोलका भी इसी बर्गर शॉप के अंदर मौजूद था और तोलका यहाँ पर अपनी मास्टर के साथ आया हुआ था। और पावर अब भागते हुए रेस्ट रूम के अंदर चली जाती है क्योंकि उसे काफी जोर की उल्टी आई थी और बाकी के लोग भी अब एक एक करके बाहर जाने लगते हैं। तोलका आराम से बेफिक्र होकर अपनी मास्टर के साथ खाना खा रहा था और हम लोग देख पाते हैं कि इन लोगों के टेबल के ऊपर एक कील पड़ी हुई थी। तभी तोलका अपनी मास्टर से पूछने लगता है कि अभी आपने क्या किया। तोलका की मास्टर उसे बताती है कि उसने एक कर्स डेविल के साथ कांटेक्ट करा हुआ है, जिसके चलते उसने पहले ही डेंजी को 3 बार कील से स्टैब कर दिया और वो भी किसी को पता चले बिना। और अगर सिर्फ एक बार और उसने डेंजी को स्टैब कर दिया तो डेंजी मारा जाएगा। तोलका की मास्टर तोलका को आखिरी बार स्टैब करने का मौका देने लगती है, जिसके चलते वो आराम से बैठे हुए वहाँ पर बर्गर खाने लगती है। तोलका की मास्टर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अपनी टेक्निक यूज करने के साथ ही उसने अपने सेंसेस भी खो दिए थे और तोलका भी अपनी मास्टर को काफी ज्यादा खुश देखते हुए काफी ज्यादा खुश होने लगता है। अगले सीन के अंदर हम वॉयलेंस और कोबिनी को देख पाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक क्रैप डेविल को मार गिराया था। कोबिनी तो उस डेविल की लाश के नजदीक भी नहीं आ रही थी, जिसके चलते अब वॉयलेंस एक ब्रेक लेने का फैसला करता है और ये बात सुनने के साथ ही कोबिनी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वॉयलेंस अब कोबिनी को एक आइसक्रीम दिलाता है और कोबिनी उसे शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगती है कि हर बार खर्चा वही करता है। वॉयलेंस बताने लगता है कि वो इस मांस की वजह से कुछ नहीं खा पाता, लेकिन कोबिनी को खाता देख वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कोबिनी बताने लगती है कि आज तक उसने जिंदगी में सिर्फ एक बार ही आइसक्रीम खाई थी और वो भी बचपन में जब उसका बर्थडे था, लेकिन उसके अच्छे टेस्ट की वजह से उसने आइसक्रीम को ही जमीन पर गिरा दिया। और ये बात सुनने के साथ ही वॉयलेंस हंसने लग जाता है। अब कोबिनी वॉयलेंस से पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम वॉयलेंस किसने रखा, तुम तो कभी भी गुस्सा नहीं करते। वॉयलेंस बताने लगता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है क्योंकि अभी भी उसके अंदर इंसानी दिमाग बाकी है। वॉयलेंस बताने लगता है उसे अपने स्कूल के दिन आज भी याद है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उसे सिर्फ इतना याद है कि माँ की माँ ने आखिर में उसकी जान बचा ली थी। वॉयलेंस को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, बल्कि वो तो एक पीस लवर है। और कोबिनी भी बताने लगती है कि उसे भी सिर्फ शांति ही पसंद है। और अचानक से उस जगह पर नकली कोरोसू आ जाता है। वो कहने लगता है सेफ्टी डिपार्टमेंट को इत्तला कर दो, हम लोगों पर हमला हो चुका है। ये दोनों कोरोसू से उसका आईडी मांगने लगते हैं और आईडी देखने के साथ ही ये दोनों वहाँ से अपनी टीम को बुलाने के लिए भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ डेंजी और पावर पेट्रोलिंग करते करते थक चुके थे। डेंजी कहने लगता है कि मुझे कोई भी नहीं बचाना चाहता, ये लोग तो सिर्फ मुझे चारी की तरह यूज कर रहे हैं। पावर को डेंजी की बात समझ नहीं आती और अचानक से इन लोगों के पीछे से आकी आ जाता है। आकी बताने लगता है तुमने सही कहा डेंजी, हम लोग तुम लोगों को चारी की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आकी कहता है कि तुम दोनों तो वैसे ही डेविल हो और अगर मिशन कामयाब हो गया तो तुम लोग वैसे ही ट्रिप पर जा पाओगे। लेकिन पावर नाराज होते हुए कहने लगती है आकी और डेंजी को तो इनाम मिलेगा, लेकिन आखिर पावर को क्या मिलेगा। पावर कहने लगती है मरने से पहले उसे इंसान का काफी सारा खून पीना है। और आकी कहने लगते हैं जैसे ये मिशन कंप्लीट हो जाए तुम डेंजी का काफी सारा खून पी लेना। और अब ये बात सुनने के साथ ही डेंजी का दिमाग गर्म हो जाता है और अब पावर उछलने के साथ ही डेंजी के ही ऊपर बैठ जाती है। पावर कहने लगती कि ये मुझे डेंजी का खून पीने को मिलेगा। हम लोग नकली कोरोसू को देखते हैं जो कि कोबिनी और वॉयलेंस के साथ बाकी के लोगों से मिलने आया था। आकी अब कोरोसू से कहने लगता है तुम्हें टीम ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम आराम कर सकते हो। लेकिन कोरोसू कहने लगता है उसे अपने दोस्त की मौत का बदला चाहिए। और दूसरी तरफ पावर को कोबिनी की गाड़ी काफी ज्यादा पसंद आ चुकी थी और अब पावर कोबिनी से एक राइड मांगने लगती है। पावर बताने लगती है चल चल कर उसके पैर दुखने लगे हैं और कोबिनी को उसे घुमा देना चाहिए। कोबिनी पावर को अपनी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन तभी पावर कहने लगती कि अब से ये मेरी ही गाड़ी है। पावर अब कोबिनी को एक नंबर का चोर कहने लगती है, जिसके चलते अब पावर दरवाजा खोलने के साथ ही गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। कोबिनी ये देखते हुए काफी ज्यादा मायूस होने लगती है, लेकिन तभी पावर कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे तुम्हारी गाड़ी नहीं चलाने दी तो मैं इसे पूरी तरह से खून से भर दूंगी। और कोरोसू यहाँ पर डेंजी के पास आने के साथ ही कहने लगता है कि अच्छा तुम ही चेनसॉ मैन हो, मैं तुम्हारी अब से रक्षा करने वाला हूँ। ये कहने के साथ ही डेंजी और कोरोसू हाथ मिलाने लगते हैं,
लेकिन अचानक से पीछे से एक गाड़ी आ जाती है जो कि इन दोनों को ही टक्कर मारकर उड़ा देती है। और कोरुसु यहाँ पर पोल से टकरा चुका था, जिस वजह से पावर कहने लगती कि ये सभी कोबिनी की गलती है। और बेचारी कोबिनी यहाँ पर डर के मारे कुछ भी नहीं कह पाती। इस एक्सीडेंट के चक्कर में दरअसल असली कोरुसु मर चुका था और स्किन डेविल के साथ उसका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाने की वजह से उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। और हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि ये तीनों भाई दरअसल में असलियत में इमॉर्टल नहीं है, बल्कि ये तीनों ही मेंटल पेशेंट है जिन्हें लगता है कि ये लोग अमर हैं। आकी और तमाकी उसका चेहरा देखने के साथ ही समझ जाते हैं कि ये कौन है। तमाकी कहने लगता है कि ये अमेरिका के 3 मशहूर भाई हैं, जिनमें से एक तो मारा गया और बाकी के 2 भी यहीं कहीं आसपास होंगे। और योशिदा भी वहाँ पर आने के साथ ही समझ जाता है कि इन लोगों के पास स्किन डेविल का कॉन्ट्रैक्ट है। योशिदा कहने लगता है कि बाकी के 2 भी हम लोगों के बीच ही कहीं पर छिपे हुए होंगे। और ये लोग सेफ्टी के लिए एक दूसरे को अपने अपने डेविल कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगते हैं। और पीछे की तरफ हम देखते हैं कि अचानक से 2 लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे और ये दोनों ही एक गली में जाने के साथ ही रोने लगते हैं। ये बाकी के भाई समझ चुके थे कि ये लोग अमर नहीं हैं और अब तक जो कुछ इनके साथ हुआ वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। जॉय अब पावर को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और ये योशिदा था जिसने उसका खेल खत्म कर दिया था। और अचानक से योशिदा उस गली से भी बाहर आ जाता है, जिसके चलते एल्डो फिर से अपना चेहरा चेंज कर लेता है और सिर्फ इसी वजह से वो बच चुका था। और 3 कातिल भाइयों के अंदर से सिर्फ एल्डो ही अब तक जिंदा बचा था। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि 3 गाड़ियों ने एक दूसरे को ठोक दिया था और हम देखते हैं कि इन गाड़ियों के अंदर से कॉन्गसी और उसकी फील्ड निकलती है। कॉन्गसी भी जापान पहुंच चुकी थी और अचानक से उसकी एक फील्ड की नजर सुशी शॉप पर जाती है और कॉन्गसी भी उसकी बात मानते हुए अपनी सभी फील्ड्स को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने लगती है। उस जगह के वर्कर कॉन्गसी को देखने के साथ ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कॉन्गसी और उसकी फील्ड को बैठने की जगह दिखा देते हैं। ये सभी लोग आराम से बैठकर यहाँ पर सुशी खा रहे थे और कॉन्गसी की एक फील्ड तो एक प्लेट ही खाने लगती है। कॉन्गसी बताने लगती है कि चेनसॉ मैन को मारने का काम हम कल करेंगे, लेकिन आज के दिन पर तो सिर्फ उसे रेस्ट ही रेस्ट करना है। अब हमें एल्डो दिखाया जाता है जिसके पास कोरुसु की एक फोटो थी। कोरुसु ने ये फोटो अपने कुछ जापानी दोस्तों के साथ खिंचवा रखी थी और उस फोटो के पीछे लिखा हुआ था कि जब भी तुम जापान आओ तो हम लोगों को विजिट करना मत भूलना। जिसके चलते एल्डो अपना चेहरा कोरुसु जैसा बना लेता है और वो अपने भाई के जापानी दोस्त के घर पर निकल जाता है। और कोरुसु का दोस्त भी नकली कोरुसु को अपने घर के अंदर इनवाइट कर देता है, जहाँ पर ये दोनों ही बैठकर आराम से चिप्स खाने लगते हैं। एल्डो कोरुसु के दोस्त से पूछने लगता है कि क्या उसके पास कोई कॉल आया था, जिस पर कोरुसु का दोस्त बताने लगता है कि उसकी माँ और उसके बॉस के अलावा उसे कोई कॉल नहीं करता। कोरुसु का दोस्त पूछने लगता है तुम तो टोक्यो के अंदर हो और अभी तक तुमने कोई होटल बुक क्यों नहीं किया, और तुम्हें तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होना चाहिए था। और नकली कोरुसु कहने लगता है कि उसका उससे झगड़ा हो गया था। और हम देखते हैं कि होटल के बाहर एल्डो की वजह से पहरा दिया जा रहा था। नकली कोरुसु पूछने लगता है कि आखिर ये फोटो कब की है, जिस पर कोरुसु का दोस्त बताने लगता है ये फोटो तब की है जब मैं सॉकर खेला करता था। और एल्डो अपने भाई का फोटो देखने के साथ ही फिर से मायूस हो जाता है, जिसके चलते अब वो रोना शुरू कर देता है। और कोरुसु के दोस्त को लगने लगता है कि इसने काफी ज्यादा पी ली है, इसलिए ये पागल हो चुका है, जिसके चलते अब ये दोनों ही सोने चले जाते हैं। और अब कोरुसु का दोस्त कहने लगता है वो अपनी जॉब छोड़ने के साथ ही एक दुकान खोलने वाला है। वो एल्डो को भी अपने साथ काम करने का मौका देता है। वो कहने लगता है अगर तुम चाहो तो अपने बड़े भाई से पूछ सकते हो। और अचानक से एल्डो के दिमाग में एक बात आती है। एल्डो कहने लगता है हम लोग निडर हैं और हम लोग अमर हैं। इस सब के चलते हम लोगों को अगले दिन टोक्यो का शहर दिखाया जाता है और सेंटा क्लॉज भी टोक्यो के अंदर पहुंच चुका था। और हम लोग देखते हैं कि सेंटा क्लॉज यहाँ से अपने टच के साथ ही सभी लोगों को पपेट बना रहा था। सेंटा क्लॉज जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता वैसे ही पपेट्स की संख्या भी और भी ज्यादा होती जाती। सेंटा अपने सभी पपेट से कहने लगता है कि बच्चों मैं सभी तोहफे अकेले नहीं बांट सकता। और हम लोग देखते हैं कि बाकी के सभी असैसिन्स भी डेंजी को मारने के लिए निकल पड़े थे। और इसी चीज के चलते हम लोगों को माकीमा दिखाई जाती है। माकीमा के आसपास कई सारी डॉल्स पड़ी हुई थी और इन सभी डॉल्स को देखने के साथ ही माकीमा कहने लगती है कि लगता है सेंटा क्लॉज जापान के अंदर पहुंच चुका है, जिसके चलते वो शार्फीन को ऑर्डर दे देती है कि तुम्हें चेनसॉ मैन की रक्षा करनी होगी। इस सब के चलते माकीमा प्रिंसेस से बात करने लगती है जो कि एक स्पाइडर डेविल थी। माकीमा बताने लगती है कि जर्मनी के अंदर कई सारे खतरनाक डेविल्स रहते हैं और अगर वो यहाँ पर आ गए तो कई सारे लोगों की मौतें हो जाएंगी, तो तुम्हें किसी भी हालत में डेंजी को बचा कर रखना होगा। जिस सब के चलते हम लोगों को फिर से सेंटा दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठकर अपने पपेट्स को कंट्रोल कर रहा था। सेंटा क्लॉज दूर से डेंजी और बाकी के लोगों को ही देख रहा था जो कि सभी एक शॉप के अंदर जाने लगते हैं। सेंटा अपने पपेट से कहने लगता है कि मेरे इशारा करने के साथ ही इन लोगों पर हमला कर देना। और सेंटा के इशारा करने के साथ ही वो सभी पपेट अब स्टोर के अंदर घुस जाते हैं। उन सभी पपेट्स के पास अब हथियार भी आ चुके थे
लेकिन जैसे ही वो सभी पपेट स्टोर के अंदर घुसते हैं तो हमें मालूम चलता है कि बाकी के लोग तो उनके यहाँ पर आने से पहले ही तैयार थे और कुसाकाबे अपनी टेक्निक का यूज करने के साथ ही उन सभी पपेट्स को स्टोन के अंदर बदल देता है। एंजल अब कुसाकाबे से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, जिस पर कुसाकाबे बताने लगता है कि अगर तुम इन लोगों के चलने का तरीका देखो तो ये काफी ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, यानी कि इंसानों से एकदम उलट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक आर्टिफिशियल दिमाग इनको कंट्रोल कर रहा हो। कुसाकाबे बताने लगता है कि ये डॉल डेविल की ताकत है, अगर इन सभी पपेट ने तुम्हें छू लिया तो तुम भी एक पपेट बन जाओगे। और तभी योशिदा पूछने लगता है कि आखिर एक बार में कोई कितनी सारी डॉल्स बना सकता है, लेकिन अचानक से उस दुकान के अंदर कई सारी डॉल्स घुस जाती है। भागते हुए डेंजी कुसाकाबे से पूछने लगता है कि आखिर वो इन सभी को स्टोन में क्यों नहीं बदल देता, जिस पर कुसाकाबे बताने लगता है कि वो सिर्फ उन्हीं डॉल्स को कन्वर्ट कर सकता है जो कि उस सर्कल के अंदर है। लेकिन अचानक से कई सारी डॉल्स पावर को पकड़ लेती है, लेकिन डेंजी पावर की मदद करते हुए उसे उन डॉल्स से बचा लेता है। डेंजी कहने लगता है कि उन लोगों ने तो हमें छू लिया था, आखिर हम लोग डॉल्स क्यों नहीं बने, जिस पर कुसाकाबे कहने लगता है तुम दोनों तो हाइब्रिड डेविल्स हो बेवकूफ, पावर एक फील्ड है और डेंजी एक आधा इंसान। और अचानक से डेंजी के पीछे उन डॉल्स की काफी ज्यादा खतरनाक भीड़ आ जाती है, लेकिन नाकामोरा वहाँ पर आकर फॉक्स को समन कर देता है। तामाकी इन बाकी के लोगों को बताने लगता है कि जो भी एक बार डॉल बन गया वो फिर से इंसान में नहीं बदल सकता। कुसाकाबे अब डेंजी से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना डेंजी, हम लोगों ने तुम्हें चारे की तरह यूज किया था कि हम लोग सेंटा क्लॉज को पकड़ सके, और कुछ समय पहले इन लोगों को मालूम चल चुका था कि सेंटा क्लॉज इन लोगों के ही आसपास है। सीन शिफ्ट होता है और हमें तोलका की मास्टर दिखाई जाती है। तोलका की मास्टर कहने लगती है कि आज ये चेनसो मैन को खत्म कर देंगे, और तोलका के हाथ में वही कील थी जिससे उसे डेंजी को आखिरी बार स्टैप करना था। और अचानक से हम लोगों को एल्डो दिखाया जाता है, जो कि बाथरूम में बैठकर बोल रहा था कि हम अमर है, हम अमर है, हम अमर है। और अचानक से सेंटा कहने लगता है कि गिफ्ट खोलने का समय हो चुका है, और अचानक से उस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर और भी कई सारी डॉल्स घुस जाती है। और आखिर में हम लोगों को कॉन्गसी दिखाई जाती है, जो कि अपनी 3 स्पेशल तलवार लेकर मैदान के अंदर उतर चुकी थी। और बाहर की तरफ हम देखते हैं कि उन सभी डॉल्स ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। उन सभी डॉल्स की पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और वो सभी लोग उसी स्टोर के अंदर घुसे जा रहे थे। नाकामोरा अपने फॉक्स को बुलाने के साथ ही उन डॉल्स को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन अब उन डॉल्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि फॉक्स भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अचानक से भी एंजल बाकी के लोगों को वहाँ से हटाने लगता है, और आखिर में वो अपनी लाइफ स्पैन स्वॉर्ड भी बाहर निकाल लेता है। आकी अब एंजल से पूछने लगता है कि आखिर अब तक तुमने इस तलवार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जिस पर एंजल आकी को बताने लगता है कि ये उसका पर्सनल रीजन था। एंजल की तलवार की वजह से काफी सारी डॉल्स खत्म हो चुकी थी, और नाकामोरा इन लोगों को बताने लगता है कि मैंने हेडक्वार्टर के अंदर रिपोर्ट दे दी है, तो बाकी के डेविल हंटर्स हमारी मदद करने के लिए जल्द से जल्द आते होंगे। और कुसाकाबे भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश था, और बाहर की तरफ कई सारे हंटर्स पहुंच चुके थे, और इन लोगों का मिशन ये है कि इन लोगों को सभी की सभी डॉल्स को वहाँ से हटाना होगा। लेकिन अचानक से एक हंटर की नजर किसी इंसान पर पड़ती है, और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद कॉन्गसी थी। कॉन्गसी इन सभी लोगों से कहने लगती है कि जितने लोगों को बचा सकते हो बचा लो, और इन सभी डेविल हंटर्स को लगने लगता है कि शायद ये भी सांता क्लॉज के ही साथ है। ये सभी डेविल हंटर्स अब कॉन्गसी से लड़ाई करने को तैयार थे, और अब कॉन्गसी भी अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है, लेकिन अचानक से कॉन्गसी बड़ी ही चालाकी के साथ उस जगह से गायब हो जाती है। कॉन्गसी बड़ी ही रफ्तार के साथ उन सभी डॉल्स को चीरते हुए उस स्टोर के अंदर घुस जाती है। कॉन्गसी अपनी एक स्वॉर्ड को भी फेंक देती है, क्योंकि वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी, जिसके चलते वो अपनी बाकी की 2 स्वॉर्ड्स निकाल लेती है। और अब हमें फिर से वही डेविल हंटर्स दिखाए जाते हैं, और उन सभी डेविल हंटर्स के सामने अब कॉन्गसी की फींड्स आ चुकी थी। वो सभी डेविल हंटर्स कहने लगते हैं कि कॉन्गसी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, लेकिन कॉन्गसी की फींड बताने लगती है कि मुर्दे बात नहीं किया करते। ये सभी डेविल हंटर्स अपने डेविल का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन अचानक से इन सभी के सर कटकर नीचे गिर जाते हैं, और सिर्फ ये डेविल हंटर्स ही नहीं बल्कि वो सभी डॉल्स भी कट चुकी थी जिनके पास से कॉन्गसी गुजरी थी। आकी को अब अचानक से यहाँ पर कुछ सेंस होने लगता है। अचानक से उस जगह पर एक तलवार आती है और नाकामोरा का सर उड़ा देती है, और अब आकी के सामने अचानक से कॉन्गसी खड़ी हुई थी, और बाहर की तरफ कॉन्गसी की फींड उन सभी डॉल्स को ठिकाने लगा रही थी। लेकिन अब उस जगह पर किशिबी भी पहुंच चुका था, और किशिबी कहने लगता है फाइनली ये सभी फींड कॉन्गसी से अलग हो ही गई। किशिबी वायलेंस से कहने लगता है कि तुम्हें डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाकर बाकी के लोगों की मदद करनी चाहिए, और इन सभी फींड्स को संभालने के लिए तो वो अकेला ही काफी है। कॉन्गसी की फींड अब किशिबी के सभी कॉन्ट्रैक्ट देख लेती है, और ये सभी कॉन्ट्रैक्ट थे क्लॉ, नाइफ और नीडल, जिसके चलते ये सभी फींड किशिबी का मजाक उड़ाने लगती है। और डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर हम देखते हैं कि आकी, एंजल और पावर की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, लेकिन इन सभी लोगों को हराने के चक्कर में कॉन्गसी की तलवार भी टूट चुकी थी,
और अब कॉन्गसी की लड़ाई डेंजी से होने लगती है, जिसके चलते कॉन्गसी डेंजी को एक जोर की लात मार देती है। कुसाकाबे और टामाकाबे उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो लोग भी नाकामयाब रहते हैं। और अब अचानक से वहाँ पर योशिदा आ जाता है, जो कि अपने ऑक्टोपस को समन कर देता है, लेकिन कॉन्गसी उसे भी लात मारकर दूर फेंक देती है। योशिदा अब अपने ऑक्टोपस के इंक का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर अंधेरा कर देता है। योशिदा अब अपना चाकू निकालने के साथ ही कॉन्गसी पर अटैक करने लगता है, लेकिन कॉन्गसी उसके अटैक को प्रिडिक्ट करने के साथ ही उसे जोर की लात मार देती है। कॉन्गसी अब योशिदा का चाकू लेकर उसे मारने ही वाली थी, लेकिन अचानक से पीछे से आवाज आती है कि कॉन्गसी, काफी लंबा समय हो गया तुमसे मिले हुए। और हम देखते हैं कि उस जगह पर किशिबी खड़ा हुआ था। किशिबी ने कॉन्गसी की फील्ड को हॉस्टेज बना लिया था, लेकिन किशिबी यहाँ पर डेंजी और पावर को जगाने के साथ ही कॉन्गसी को उसकी फील्ड वापस दे देता है, जिसके चलते कॉन्गसी और किशिबी दोनों ही जाकर आराम से टेबल पर बैठ जाते हैं। कॉन्गसी अब किशिबी से अपनी बाकी की 2 फील्ड के बारे में पूछने लगती है, जिस पर किशिबी कहने लगता है कि वो दोनों भी जल्दी पकड़ी जाएंगी। और इन दोनों की बातें सुनते हुए हम लोगों को लगने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। तो अब आखिर इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये तो हमें अगले ही एपिसोड के अंदर मालूम चलने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।